अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर है, बॉस्टन एस्थेटिक्स से, और हम अपने सेशन के साथ हाजिर हैं आज। बिकमिंग अ थेरेपिस्ट व्हेन ट्राइंग टू हेल्प अ ब्रोकन पर्सन, ऑलवेज रिमेंबर that you will be hurt by their shattered pieces and this is okay। तो हमारी आज की जो मेहमान हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मिस कमल सलीम। इन्होंने एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर से की है और आजकल ये पिछले 9 साल से एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इम्पैक्ट में काम कर रही हैं। और इसके अलावा ये जो बच्चे हैं स्पेशली ऑटिज़म के, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, लर्निंग डिसेबिलिटी, एडीएचडी, बिहेवियर इश्यूज़, इनको देखती हैं। इसके अलावा ये वर्किंग एज चाइल्ड प्लेसमेंट सुपरवाइज़र फॉर रिफा यूनिवर्सिटी सिंस लास्ट 3 ईयर्स। मिस कमल सलीम जो हैं वो अडल्ट्स को भी देखती हैं और एडोलेसेंट्स को भी देखती हैं और उनकी थेरेपीज़ भी करती हैं, और हम मिस कमल सलीम को वेलकम कहते हैं। थैंक यू। क्या हाल आपके, खैरियत से हैं कवल? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। तो आजकल जैसे कोरोना का चल रहा है पेंडेमिक, और इसमें तो आप लोगों का काम और पेशेंट्स यकीनी तौर पे स्ट्रेस के हवाले से और दूसरे प्रॉब्लम्स के हवाले से बढ़ गए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। काम भी थोड़ा डिफरेंट नहीं है। ऑनलाइन सेशंस भी करने पड़ते हैं, पहले भी नहीं किए। टाइम की डिमांड ऐसी है तो ना तो पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा कमल, हम अपने आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। जो हमारा टॉपिक है, जो कि बड़ा अच्छा आपने सिलेक्ट किया, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है और मेरा ख्याल है कि ये हम सबको इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ अपनी फैमिलीज़ में और सराउंडिंग्स में लोग मिलते हैं। तो हम अगर स्टार्ट करें तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये लर्निंग डिसऑर्डर होता क्या है, इसे आम जुबान में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है। लर्निंग डिसऑर्डर मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन के बायो एंड प्रॉब्लम बेसिकली बच्चे सीखने में एंड उसको अपने लाइफ है। डिफिकल्टी आती है व्यू से, जैसे आप एकेडमिक सब्जेक्ट्स की अगर बात कर लें तो उसमें डिफिकल्टी आती है। ठीक है जी। तो कमल मुझे ये बताइएगा कि लर्निंग डिसऑर्डर्स की टाइप्स क्या होती हैं? लर्निंग डिसऑर्डर में जब हम जाते हैं तो इसकी 3 मेजर टाइप्स आ जाती हैं। एक होता है जहाँ बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है, एक जहाँ बच्चे को रिटन एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम होता है, एंड एक जहाँ पर बच्चे को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है। सो मेजरली 3 टाइप्स आ जाती हैं। मे बी आपने कभी वर्ड सुना हो डिसलेक्सिया का। डिसलेक्सिया जैसे रीडिंग डिसऑर्डर के लिए यूज़ होता है। फिर एक वर्ड यूज़ होता है डिस्कैलकुलिया, जो मैथमेटिक्स में बच्चों को इशू होते हैं वहाँ पर डिस्कैलकुलिया का वर्ड यूजुअली यूज़ किया जाता है। एंड एक थर्ड वर्ड जो यूज़ होता है वो है डिस्ग्राफिया, वो जहाँ जिन बच्चों को रिटन एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम होता है उसके लिए डिस्ग्राफिया का वर्ड यूज़ होता है। तो मेजरली 3 टाइप्स आ जाती हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स की, जिसमें से ज़्यादातर हम जो देखते हैं या पेरेंट्स ज़्यादा जिन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं वो डिसलेक्सिया या रीडिंग प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, क्योंकि वो बहुत प्रोमिनेंट होती हैं। बट अदरवाइज हैं तीनों ही। आप ये कह रही हैं कि ज़्यादा जो कॉमनली बच्चे आपके पास आते हैं, वो ज़्यादा रूटीन में जो बच्चे आते हैं वो डिसलेक्सिया के साथ आते हैं, आल्दो दूसरी अदर प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करती हैं, राइट? जी। ठीक है जी। तो इनकी कॉजेज़ क्या हैं, जनरली इनकी क्या रीजंस हैं इन प्रॉब्लम्स की जो हम देखते हैं? अगर स्पेसिफिकली हम राइट तो एक कॉज बता सकते हैं इसकी वजह से डेवलप होगा, मगर कुछ आ जाती है
प्रीमेच्योर बर्थ अगर है या बर्थ के टाइम पर अगर बच्चे का वेट है जो एक्सपेक्टेड वेट उससे कम है, ये लीड कर सकता है। बट आप ये नहीं कह सकते कि जिस बच्चे का वेट कम होगा, जो भी प्रीमेच्योर होगा उसको ये प्रॉब्लम होगा। सेकेंडली आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के साथ इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा देखी गई है। अगर फैमिलीज़ में ये रन कर रहा है, आगे से भी उनकी जनरेशन में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ठीक मैं है आपको जी। बाहर बताऊँ इन कम्युनिटीज़ की बताऊँ तो वहाँ पर तो उनके पास पूरा अवेलेबल होता है। इस फैमिली में ऑलरेडी लर्निंग डिसऑर्डर कर रहा है, सो जैसे ही बच्चे होते हैं उनकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है तो वो उनकी असेसमेंट पहले ही स्टार्ट कर देते हैं ताकि अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो वो उन्हें सही टाइम पर टैकल कर सकें। अदरवाइज जेनेटिक्स की वजह से बढ़ जाता है। या एक चीज़ और देखी जाती है कि अगर बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज डिले है, जो बेसिक डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आ जाते हैं हमारे, उसमें अगर स्पीच और लैंग्वेज डिलेड हैं एक्सपेक्टेड एज से, तो उन बच्चों में भी लर्निंग डिसेबिलिटी आगे जाके फॉर्मल स्कूलिंग ईयर्स में डेवलप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, बट ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ ऐसा कोई जेनेटिकली आपको पेरेंट रिपोर्ट नहीं करेगा कि उनकी फैमिली में कभी किसी को ये इशू रहा है। कभी ऐसा भी है कि बच्चे के ऐसे माइलस्टोन्स भी डिलेट नहीं है, स्टिल बच्चे में लर्निंग डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। सो ये रीजंस कॉजेस जो अभी तक रिसर्चेस हुई हैं उनके अकॉर्डिंगली ये हैं तो सही। बट आप ये अगेन फिर वही बात कहूँगी कि आप कह नहीं सकते कि ऐसा होगा तो डेफिनेटली अब बढ़ेगा जाके, यस चांसेस बढ़ जाते हैं उसके। चांसेस आपने कहा कि बढ़ जाते हैं, तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो रीजंस आपने डिस्कस की हैं इसके साथ कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस भी हम एसोसिएट करते हैं इन प्रॉब्लम्स के लिए? जो मेन रीजंस हैं, कोमॉर्बिडिटी भी होती है कुछ? जी बिल्कुल। जैसे लर्निंग डिसऑर्डर के साथ बहुत जो कॉमनली एक और डिसऑर्डर बच्चों में नज़र आता है वो एडीएचडी है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसके साथ बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज भी उनके लिए डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल भी हो जाता है। अदरवाइज एडीएचडी जिसमें बच्चा अटेंशन नहीं दे पा रहा, उसका काम की तरफ ध्यान नहीं होता, अपनी ही दुनिया में गुम हो जाता है, या हाइपर एक्टिविटी नहीं है, बच्चा टिक के नहीं बैठता जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट्स लर्न नहीं कर पाता। सो एडीएचडी की कॉमोबिडिटी एज कम्पेयर टू अदर डिसऑर्डर्स आपको ज़्यादा नज़र आएगी। बट अदरवाइज एक चीज़ और देखी जाती है कि ऐसे बच्चे भी देखे गए हैं जो ऑटिज्म, जिनका डायग्नोसिस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का है, उनमें भी लर्निंग इश्यूज नज़र आते हैं। मीन्स उनमें भी सिम्टम्स वो वाली नज़र आती हैं जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के बच्चे में होती हैं। ऑटिज्म के साथ होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ भी होता है। बट यहाँ पर बहुत मेजर चीज़ आ जाती है कि क्लिनिशियन जब असेसमेंट कर रहा है तो वो प्रॉपरली असेस करे कि मेन डायग्नोसिस कौन सा है एंड उसके साथ एसोसिएटेड फीचर्स कौन से आ रहे हैं। जैसे अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के डायग्नोसिस है बच्चे का, तो आप उस टाइम पर स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का डायग्नोसिस देंगे या नहीं देंगे, ये क्लिनिशियन की असेसमेंट पे डिपेंड करता है, उसकी अपनी इनसाइट पे, उसके अपने जिस तरह से उसने केस को देखा है, जो उसको प्रूफ्स मिले हैं, उसकी बेसिस पर ये डिसाइड होता है। सो डेफिनेटली कोमॉर्बिडिटी होती है, एंड अगर कोमॉर्बिडिटी है तो उसके साथ फिर बच्चे के अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात करें तो डेफिनेटली फिर इम्प्रूवमेंट का ग्राफ डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। अगर और कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं तो इम्प्रूवमेंट के ग्राफ को फिर और तरीके से देखा जाता है एंड डील किया जाता है। तो आप कह रही हैं कि कोमॉर्बिडिटी के साथ जो इम्प्रूवमेंट का ग्राफ है वो डिफरेंट तरीके से फिर असेस किया जाता है और उसको डिफरेंट तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो आप ये बताइएगा कि ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं ये क्योरेबल हैं आम अल्फाज में, कि इनका मुकम्मल इलाज दस्तयाब है? अच्छा, ये बहुत एक आज सुबह ही मैं पढ़ी थी, मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सेइंग पढ़ी कि ये डिसेबिलिटी कोई डिजीज तो है नहीं जो क्योरेबल होगी। मीन्स कोई डिसीज नहीं है जिसको आप क्योर करेंगे, ना ही ये कोई टूटी हुई चीज़ है जिसको आप फिक्स करेंगे। हाँ, फ़र्क बस ये है कि इन बच्चों का ब्रेन थोड़ा डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। सो आसान अल्फाज में ये क्योरेबल नहीं है बट ये मैनेजेबल ज़रूर है।
मीन्स अगर एक बच्चे में डिसलेक्सिया डायग्नोज होता है या डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में कोई भी उसकी टाइप अगर डायग्नोज होती है, तो वो बच्चा वो उसमें इश्यूज थ्रू आउट द लाइफ नज़र आते रहेंगे, बट येस थेरेपीज के साथ एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ फ़र्क ज़रूर पड़ जाएगा। लेकिन अदरवाइज आपको उनकी डिफ़िकल्टीज आगे जाके भी जब उनकी मे बी ऑक्यूपेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाए, वो अपनी जॉब स्टार्ट कर लें, उसमें भी थोड़े बहुत इश्यूज नज़र आते रहेंगे। सो प्योर अगर आप बात करें कि ये क्योर हो जाता है, तो उस तरीके से प्योर क्योर नहीं होता, हम इसको मैनेज करते हैं, इसकी मैनेजमेंट है, ये क्योरेबल नहीं है। सही। तो आपने कहा कि ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे इसका इलाज करना या इस प्रॉब्लम को मुकम्मल तौर पे जड़ से ख़त्म कर देना, वो अभी तक पॉसिबल नहीं है, राइट? जी। ठीक। अच्छा, मुझे कमल आप काइंडली ये गाइड कीजिएगा कि ये आईक्यू लेवल जो होता है, इसका क्या रोल है लर्निंग डिसऑर्डर में? आईक्यू जो हम जनरली कहते हैं कि उसका फलां साइंसदान का इतना आईक्यू था, आइंस्टाइन का इतना आईक्यू था। तो इस आईक्यू लेवल को आप अपनी जब क्लाइंट्स को डील करते हैं, पेशेंट्स को डील करते हैं, तो इसका क्या रोल है और लर्निंग डिसऑर्डर्स में क्या रोल है? काइंडली बताइएगा। अच्छा, आईक्यू लेवल की जब बात करते हैं तो डेफिनेटली आईक्यू लेवल बहुत मेजर रोल प्ले करता है लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे के साथ जब हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें। वैसे लर्निंग डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस हमेशा उन बच्चों के लिए बनता है जिनका आईक्यू लेवल एवरेज या अबव एवरेज होता है, मीन्स उनके आईक्यू में प्रॉब्लम नहीं है, आईक्यू उनका एवरेज है या अबव एवरेज है, स्टिल उनको एकेडमिक में इश्यूज आ रहे होते हैं। अब ऐसे बच्चे भी देखे गए हैं जिसमें उनका आईक्यू लेवल बिलो एवरेज है, लेकिन उसके बावजूद उनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के फीचर्स काफ़ी क्लियरली नज़र आए हैं। आईक्यू लेवल अगर मैं आपको एक सेट फिगर दूँ कि एग्जैक्टली कितना आईक्यू हम लेते हैं, तो वो 70 ±5 में अगर तो उससे अबव है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी के फीचर्स अगर आ रहे हैं तो डायग्नोसिस उसका बनता है। मगर यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट आ जाती है, वो ये है कि बहुत सारे लोग स्लो लर्नर्स को और लर्निंग डिसेबिलिटी को कंफ्यूज कर जाते हैं। स्लो लर्नर का भी आईक्यू लो होता है और लर्निंग डिसेबिलिटी के कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं डेफिनेटली मैंने अपने एक्सपीरियंस में जिनका आईक्यू लो है मगर उनका डायग्नोसिस स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का ही बना है। अब उसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि जो एक स्लो लर्नर बच्चा है वो ऑलमोस्ट हर एरिया में स्लो परफॉर्म करेगा, वो चाहे मैथ है, चाहे इंग्लिश है, चाहे उर्दू है, कोई भी कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करने में या प्रैक्टिकल लाइफ में भी उनको हर एरिया में प्रॉब्लम आ रहा होगा। लेकिन जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं, उनकी जिस एरिया में जिस सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी होती है उसी सब्जेक्ट में उनकी डिफ़िकल्टीज आपको नज़र आएंगी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में उनको डिफ़िकल्टीज वो लोग फेस नहीं करेंगे। जैसे अगर किसी को रीडिंग में प्रॉब्लम है तो उसके मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा अगर वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के साथ डिसलेक्सिया के साथ डायग्नोज हुआ है। लेकिन अगर एक स्लो लर्नर बच्चा है तो उसके दोनों एरियाज मतलब वो मैथमेटिक्स में भी स्लो होगा, रीडिंग में भी होगा, राइटिंग में भी होगा, उसका हर एरिया स्लो आ जाएगा। फिर आईक्यू लेवल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है जब ट्रीटमेंट करते हैं। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल एवरेज या अबव एवरेज है, उनका प्रोग्नोसिस या उनका अगर मैं आपको बताऊं कि रिस्पॉन्स रेट वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर होता है उन बच्चों से जिनका आईक्यू लेवल बिलो एवरेज में फॉल करता है। सो अगर हम असेसमेंट करें और हम देखें कि बच्चे का आईक्यू लेवल एवरेज है या अबव एवरेज है एंड उसकी डिफ़िकल्टीज एकेडमिक सब्जेक्ट्स में से इसमें आ रही हैं, तो वो हम जब उसके साथ काम स्टार्ट करते हैं, बच्चा बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देता है, बड़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करता है थेरेपी को। सो आईक्यू लेवल का डेफिनेटली बहुत मेजर रोल है इसकी असेसमेंट में भी और इसकी ट्रीटमेंट में भी। तो आईक्यू लेवल का आपने कहा कि बहुत अहम रोल है, और स्पेशली फिर आपने स्लो लर्नर्स के बारे में बताया कि वो जनरलाइज्ड हर चीज़ में उनकी लर्निंग कम होती है। तो ये डिफरेंशिएटिंग है स्लो लर्नर्स में और लर्निंग डिसऑर्डर्स में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा काइंडली कि कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं कि जो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं लर्निंग डिसऑर्डर में? कौन से सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादा इन पे इम्पेक्ट आता है लर्निंग डिसऑर्डर का? अच्छा, जो सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो जैसे अगर रीडिंग है
रीडिंग डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ है, जैसे बच्चे को डिसलेक्सिया अगर डायग्नोस हुआ है तो इसका मतलब है कि बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम आ गया है। अब वो रीडिंग चाहे साइंस में है, चाहे सोशल स्टडीज़ की है, चाहे इंग्लिश के सब्जेक्ट की है, इसका मतलब है कि वो रीडिंग उसको हर सब्जेक्ट में डिस्टर्ब कर रही है, उसके स्कोर्स हर सब्जेक्ट में रीडिंग की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। फिर अगर डिस्कैलकुलिया का डायग्नोसिस है तो उस बच्चे के मेजरली प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी जहाँ पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, मे बी उसको मैथमेटिक्स में ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही हो, या अगर फिजिक्स में आगे जाके न्यूमेरिकल्स और इस टाइप की चीज़ों में हम स्टैट्स में जाते हैं तो मे बी उसको वहाँ पर जाकर ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो, मे बी उसको राइटिंग में और रीडिंग में प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे ही अगर हम राइटिंग की साइड पर जैसे डिस्ग्राफिया का डायग्नोसिस बनता है तो जब बच्चा डिस्ग्राफिया के साथ डायग्नोज हो तो उसमें राइटिंग जहाँ पर भी जिस भी सब्जेक्ट में आ जाती है, अगेन साइंस में है, सोशल स्टडीज़ में है, कंप्यूटर में है, बायोलॉजी में है, इंग्लिश है, तो वो राइटिंग उसको हर एरिया में इफ़ेक्ट करेगी। मगर चूंकि बाकी के सब्जेक्ट्स जैसे साइंस, सोशल स्टडीज़ और ये सब्जेक्ट्स ज़्यादातर बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, जबकि इंग्लिश में स्पेलिंग्स के ऊपर भी मार्क्स कटते हैं, इंग्लिश में ग्रामर के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट आ जाते हैं जिसमें उनके मार्क्स कट जाते हैं। रीडिंग के लिए अगर जैसे कॉम्प्रीहेंशन की बात अगर हम करें, बच्चे की कॉम्प्रीहेंशन नहीं है तो उसको वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है। सो जो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स इफ़ेक्ट होते हैं वो डेफिनेटली इंग्लिश तो आ जाता है जो मेजरली इफ़ेक्ट है। अगर डिस्ग्राफिया है या डिसलेक्सिया है, इन दोनों में इंग्लिश तो है और उसके साथ बाकी सारे रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बहुत ज़्यादा देख रही हूँ क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, यहाँ की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, सो ऑब्वियसली बच्चों को स्कूल में उर्दू भी पढ़ाई जाती है। अब जो बच्चे लर्निंग डिसऑर्डर के साथ हैं उनको उर्दू कहीं ज़्यादा मुश्किल लगती है, मतलब अपने पीयर्स से ज़्यादा उनके लिए उर्दू भी उतनी ही टफ है जितनी उनके लिए इंग्लिश टफ है। इंग्लिश में थेरेपी के बाद मैंने बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है, बट स्टिल मैं ये नोट कर रही हूँ कि उर्दू उनके लिए फिर भी एक डिफ़िकल्ट एरिया रहता है। एंड उर्दू में आगे जाके पेरेंट्स के लिए, मतलब पेरेंट्स स्कूल में बात भी करते हैं कि अगर बच्चे को ईजी उर्दू लगवा दी जाए, क्योंकि आगे इंटरनेशनली जब बच्चे ने पढ़ना है या हायर स्टडीज़ में जाना है फिर तो ऐसे उर्दू की साइड पर बहुत ही कम लोग जाते हैं, ज़्यादातर लोग, और सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में आ जाते हैं। आइदर आप फिजिक्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, एमबीए की साइड पर जा रहे हैं, वो सब का सब इंग्लिश में है, उर्दू में तो नहीं होता। बट मैट्रिक तक, एओ लेवल्स तक उर्दू बच्चों के लिए बहुत चैलेंजिंग एरिया रहता है, स्पेशली वो जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है। यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है कि अगर बच्चे को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम है, जैसे डिसलेक्सिया के बच्चों को होता है कॉम्प्रीहेंशन में, उनकी वो एबिलिटी उन्हें फिर मैथमेटिक्स के वर्ड प्रॉब्लम्स में भी इशू करती है। जैसे मैथमेटिक्स में वर्ड प्रॉब्लम आया है तो वो भी रीड करके कॉम्प्रीहेंड करके आपने आंसर करना है। सो जिनकी कॉम्प्रीहेंशन में डिफ़िकल्टी आ जाती है ड्यू टू डिसलेक्सिया, उनके ये वाले इश्यूज फिर आपको मैथमेटिक्स में कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस में भी नज़र आती है। बट वो सिर्फ मतलब उन पार्ट्स में है, बाकी न्यूमेरिकल्स में, अब मैथ कॉन्सेप्ट्स में या आप नंबर सेंस की बात करें उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। सो जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का बच्चा है वो कहीं ना कहीं आप ऐसे समझें कि उसके सब्जेक्ट्स ज़्यादातर इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं उसके प्रॉब्लम की वजह से। मगर उसके अलावा एक चीज़ और बहुत ज़्यादा मैंने अपने इसमें भी देखी है, एक्सपीरियंस में भी देखी है, ये अगर आर्टिकल्स देखें हम या और बात करें, रिसर्चेस चेक करें, तो उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि इन बच्चों की आर्ट्स और क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। अब ये आर्ट्स के सब्जेक्ट की साइड पर बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म करेंगे, इवन शायद इनका माइंड उस तरह से क्रिएटिवली सोचता है जैसे शायद मेरा और आपका भी नहीं सोच सकता, क्योंकि इनके ब्रेन का वो वाला पार्ट डोमिनेंट है। तो ये उनकी स्ट्रेंथ है जो उनको बाकी बच्चों से अलग करती है। अगर एक वीकनेस उन्हें बाकी बच्चों से अलग कर रही है तो वहीं पर उनकी एक स्ट्रेंथ भी है जो उन्हें बाकी बच्चों से, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है बच्चों का। आर्ट्स, क्रिएटिविटी, इस साइड पर जितनी भी आप अगर चले जाएं उसमें आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी कि इनके ये वाले एरियाज बहुत अच्छे होते हैं। सो ये एक वो सब्जेक्ट है जो इन बच्चों में, कहीं बच्चे इसमें एक्सीलेंट परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो आपने कहा कि ये वो बच्चे हैं जो कि आर्ट्स के सब्जेक्ट में या आर्ट्स में इनका जो एरिया है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उसमें ये ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और ज़्यादा आगे स्मार्ट होते हैं और बढ़ते हैं।
ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा मिस कंवल के ये जो ऐसे बच्चे होते हैं ऐसे लर्निंग डिसऑर्डर्स के साथ, तो इनको असेस कैसे किया जाता है? यानी कोई आप लोग कैसे असेस करते हैं लर्निंग डिसऑर्डर्स को? कोई टूल्स हैं आपके पास, कोई स्पेसिफिक जो आप यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल, जी इसको बिल्कुल, इसको के लिए इनके असेसमेंट टूल्स हैं स्पेसिफिकली जो इन डिसऑर्डर्स को रूल आउट करने के लिए यूज़ होते हैं, जिनको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करता है क्योंकि वो सर्टिफाइड है असेसमेंट के लिए, या एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं क्योंकि उनकी भी ट्रेनिंग है और वो सर्टिफाइड होते हैं इन असेसमेंट टूल्स के लिए। अब जब एक बच्चे को असेस करना होता है तो ऑब्वियसली एक इनिशियल स्क्रीनिंग होती है जिसमें स्कूल की रिपोर्ट ली जाती है, पेरेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं कि बच्चे को यहाँ पर इस एरिया में डिफ़िकल्टी आ रही है, और इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद आगे फर्दर फिर देखा जाता है कि बच्चे के चांसेस किस तरफ लीड कर रहे हैं, इधर वो डिसलेक्सिया की तरफ जा रहा है, डिस्ट्रैफिया की तरफ है, या डिस्कैल्कुलिया की तरफ है, मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ है। इनिशियल स्क्रीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इन इनिशियल स्क्रीनिंग में फिर स्कूल टीचर्स का एंड पेरेंट्स का बहुत मेजर रोल आ जाता है, क्योंकि बच्चों की एकेडमिक्स के साथ यही लोग डील कर रहे होते हैं और इनको सबसे ज़्यादा पता होता है कि बच्चे को डिफ़िकल्टी कहाँ कहाँ पर आ रही है, जिसके बाद फिर आगे वो फर्दर कंसल्ट करते हैं, जो भी इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं उनको कंसल्ट किया जाता है। सो असेसमेंट, और जब इसकी असेसमेंट होती है तो सिर्फ फिर एकेडमिक इश्यूज़ को असेस नहीं करना होता है, जैसे मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि उसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को, आईक्यू लेवल को असेस करना बहुत ज़रूरी है। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होती है जिसमें आईक्यू लेवल भी बच्चे का असेस होता है, उसके एकेडमिक एरियाज भी सब के सब असेस होते हैं, चाहे वो रीडिंग है, चाहे राइटिंग है, चाहे मैथमेटिक्स है, हर एरिया असेस होता है। फिर कितने ही सारे टूल्स ऐसे भी बने हुए हैं जो स्पेसिफिकली इन डिसऑर्डर्स के लिए, जिनकी आप सेंसिटिविटी की बात करें अगर टूल्स की, तो वो स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स के लिए है। जैसे डिसलेक्सिया को डायग्नोज करने के लिए बहुत से टूल्स हैं जो सिर्फ डिसलेक्सिया के लिए यूज़ होते हैं, उनको रूल आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर ऐसे टूल्स भी हैं जो डिस्ग्राफिया के लिए स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं, और अगर बच्चे में उसके फीचर्स नज़र आ रहे हों तो फिर वो टूल एडमिनिस्टर किया जाता है बच्चे पे, ताकि उसके स्कोर्स निकाल के कंपेयर करके जो भी अगर डायग्नोसिस बनना है नहीं बनना, सो उसके अकॉर्डिंगली उसको उसके ऊपर भी असेस किया जाए। अदरवाइज इसकी असेसमेंट में एक बहुत मेजर एरिया जो बच्चे की अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन का है वो भी असेस किया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की कि कोमोर्बिडिटी यूजुअली एडीएचडी के साथ इनकी ज़्यादा होती है। सो जब एडीएचडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रूल आउट कर लेंगे तो फिर डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी हो जाता है कि बच्चे में एडीएचडी के फीचर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, एंड एडीएचडी बच्चे के लर्निंग एरियाज को कितना डिस्टर्ब कर रहा है, कितना नहीं कर रहा। सो अगर इसकी असेसमेंट की बात करें तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होती है जिसमें बच्चे के हर एरिया को असेस किया जाता है। इसमें मैं ऐड इन करना चाहूँगी कि इवन जब हम रिटन एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो उस टाइम पर बच्चे के फाइन मोटर्स को असेस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जिन बच्चों के फाइन मोटर्स वीक होते हैं, रिटन एक्सप्रेशन बेसिकली राइटिंग है, एंड राइटिंग में हमारी बॉडी के फाइन मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारी फिंगर टिप्स हैं, हमारा हैंड है, फाइन मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। सो फाइन मोटर भी असेस करना उतना ही ज़रूरी है जितना आप समझ लें कि एडीएचडी को रूल आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे की वीकनेस है फाइन मोटर में तो उसके मैनेजमेंट प्लान में डेफिनेटली उसकी फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करना भी एड इन होगा। सो इसकी असेसमेंट बिल्कुल ऐसे जैसे हर एरिया को आपने इन्वॉल्व करके, हर एरिया असेस करके आप आगे फाइनल डायग्नोसिस तक पहुँचते हैं कि ये इशू है और इसको आगे इस तरह से लेकर चलना है। इसकी एग्जांपल मैं मोस्टली पेरेंट्स को इस तरह से देती हूँ, थोड़ा आसान अल्फाज में, कि जैसे आजकल कोरोना बहुत चल रहा है, कोविड-19 बहुत चल रहा है। कितने ही सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कोरोना नहीं है, स्टिल उनको बुखार तो है, स्टिल उनमें बॉडी एक्स भी आ रहे हैं। सो डॉक्टर फिर रिकमेंड करते हैं कि आप टेस्ट करवाएं ताकि उन्हें पता चल जाए कि आइदर ये कोरोना है, आइदर ये नमोनिया है, आइदर मलेरिया है, डेंगू है, या जो कोई और भी डिसऑर्डर इन सिम्टम्स के साथ आ जाते हैं। एंड जब टेस्ट हो जाता है तो बहुत क्लियर हो जाता है कि ये प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, एंड ये वाली अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत है। इसी तरह से यहाँ पे भी जब तक असेसमेंट, जैसे ही असेसमेंट हो जाती है बहुत क्लियर हो जाता है कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है, एंड आगे से इसको इस तरह से डील करने की ज़रूरत है। मैनेजमेंट प्लान फिर असेसमेंट पे डिपेंड करता है।
तो आपने कहा कि मैनेजमेंट जो है वो सारी सारी डिपेंड करती है आपकी असेसमेंट पे, और आप मल्टीपल टूल्स यूज़ करते हैं और ताकि वो आपको हेल्प कर सकें। अच्छा, मुझे ये जी। बताइएगा कि ये जो बच्चे होते हैं लर्निंग इश्यूज़ के साथ आपके पास आते हैं, उन पे साइकोलॉजिकली नफ्सियाती तौर पे और समाजी सोशल इम्पैक्ट क्या होता है? इस बारे में ज़रा थोड़ी-सी आप गाइडलाइन दीजिएगा कि साइकोलॉजिकल एंड सोशल इम्पैक्ट क्या है ऐसे बच्चों पे? अच्छा, जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, लर्निंग डिसऑर्डर्स के साथ हैं, इन बच्चों में मोस्टली यूजुअली लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंग्जायटी, ये तो बहुत कॉमनली देखी जाती है। इसको अगर अंडरस्टैंड करना हो तो मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगी कि एक बच्चा है इन अ क्लास ऑफ 40 और 45 स्टूडेंट्स, एंड उसमें टीचर उसको बोलती हैं कि वो खड़ा हो जाए एंड बुक के इस सब्जेक्ट की बुक के इस पेज पे ये वाला जो पैराग्राफ है इसको रीड करना स्टार्ट करे ऊंची आवाज में। बच्चे के लिए पहले तो सबसे पहली मुश्किल ये होगी कि वो इतनी सारी मल्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाएगा। अगर उसके माइंड में ये रह गया कि ये वाला सब्जेक्ट की बुक बोला है एंड ये वाला पेज नंबर बोला है, आगे से वो ये भूल जाएगा कि पैराग्राफ कौन सा था एंड कौन सी लाइन से स्टार्ट करना था। लेट से इसमें टीचर ने डिफिकल्ट हेल्प कर भी दी है बच्चे को, उसके बाद बच्चा जब जाकर वो रीड करना स्टार्ट करता है एंड उसको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो वर्ड्स फ्लुएंटली रीड नहीं कर पा रहा, हर वर्ड को वो ब्रेक डाउन करके पढ़ रहा है, या मे बी वर्ड्स को आपस में मिक्स कर रहा है। जैसे वॉस लिखा था उसने सॉ पढ़ लिया है, फ्रॉम लिखा था उसने फॉर्म पढ़ लिया है, लिखा था बच्चे ने द पढ़ लिया है। सो उसकी वजह से टीचर से डांट भी पड़ती है कि आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे, आपका ध्यान नहीं है, एंड साथ के स्टूडेंट्स क्लास के बच्चे बुली भी करते हैं बच्चे को बाद में कि इसको तो पढ़ना ही नहीं आता, इसको तो ये करना नहीं आता, इसके तो टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, ये तो फेल हो जाता है। उसकी वजह से बच्चे की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बुरे तरीके से शैटर्ड होता है। मोस्टली केसेस में मैंने ये देखा है। अब एक बच्चा उसके साथ डील कैसे करेगा, या तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है या वो बहुत पैसिव हो जाता है। आइदर स्टडी से बिल्कुल अवॉइडेंस आ जाती है कि पढ़ना ही नहीं है, या अगर वो स्कूल जाता भी है काम नहीं हो रहा तो वो बहुत एग्रेसिवली बच्चों के साथ डील करता है, फाइटिंग्स में इन्वॉल्व हो सकता है। एंड बहुत सिवियर केसेस में इवन यहाँ तक रिपोर्ट हुआ है कि सुसाइडल आइडिएशन एंड मेजर डिप्रेशन भी ये बच्चे फेस करते हैं अगर इनको प्रॉपरली हेल्प प्रोवाइड ना की जाए। तो इसके डेफिनेटली साइकोलॉजिकली एंड सोशली इम्पैक्ट अगर मैं देखूँ तो बहुत सिवियर हैं, एंड स्पेशली उन जगहों में जैसे हमारा अभी डेवलपिंग कंट्री है, हम लोगों के यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा अभी लर्निंग डिसऑर्डर्स को लेकर नो हाउ नहीं है। यहाँ के लोग ज़्यादातर जानते नहीं है क्योंकि पेरेंट कंप्लेन करते हैं ये जानबूझ के नहीं पढ़ता, ये लेजी है, गेम्स तो खेल लेता है, गेम्स खेलने में तो इसको प्रॉब्लम नहीं होता, पढ़ने में क्यों, ये जानबूझ के नहीं पढ़ता, पढ़ना नहीं चाहता, इसका ध्यान सिर्फ गेम्स की तरफ है, या ये लड़ाइयाँ करवा लो इससे, बातें तो इतनी कर लेता है। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं जो हम पेरेंट्स से सुनते हैं, बट यहाँ पर वो देखने की ज़रूरत है कि बच्चे के लिए एग्जैक्टली डिफिकल्टी आ कहाँ पर रही है। एंड जब पेरेंट उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, सिबलिंग्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, पीयर्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो ऑब्वियसली बच्चा साइकोलॉजिकली किस ट्रॉमा से गुजर रहा है ये बहुत मुश्किल हो जाता है समझना। क्योंकि फिर जब हम इन केसेस पर काम करते हैं जहाँ बच्चा इन सब चीज़ों को डेवलप कर चुका होता है, जैसे उसमें आ जाती हैं, जैसे अगर सेल्फ एस्टीम उसकी लो हो चुकी है, वो एकेडमिक्स अभी करना नहीं चाह रहा, तो वहाँ पर आकर जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है या असेस किया जाता है तो फिर इस बच्चे के लिए काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें साइड बाय साइड उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी काम करना होता है। अब वो बच्चा कितना रेडी है, कितना रिस्पॉन्ड करेगा, ये केस टू केस वेरी करता है। सो इसके साइकोलॉजिकल और सोशली इम्पैक्ट्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे की डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं एंड उनको डील करना बहुत ज़रूरी है। आपने बताया कि बच्चों के साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इवन बाज़ बच्चे सुसाइड एक्सट्रीम तक भी चले जाते हैं। दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। अच्छा, मुझे कमल ये बताइएगा कि बच्चे में इस तरह की चीज़ों जब ऑब्ज़र्व की जाती हैं और इस तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं, तो कौन स्पेशलिस्ट है, कौन एक इस फील्ड का एक्सपर्ट है जिससे पेरेंट्स को रब्ता करना चाहिए? कोई एक पर्सन है या मल्टीपल लोग हैं,
इस हवाले से गाइड कीजिएगा कि अगर बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो पेरेंट्स को किससे रब्ता करना चाहिए, सबसे पहले किसको दिखाना चाहिए, या कौन-कौन से लोग या कौन-कौन सी टीम्स या स्पेशलिटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं? काइंडली इस हवाले से गाइड कीजिएगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि स्पेशलिस्ट कौन है जिनको दिखाना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि इस चीज़ को लेकर इतनी मिसलीडिंग है पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स को सही जगह पर गाइड नहीं किया जाता, उन्हें ये नहीं बताया जाता कि वो एग्जैक्टली किसको कंसल्ट करेंगे कि उनके बच्चे का प्रॉब्लम होगा। अब मैं आपको यहाँ अगर हमारी सोसाइटी का बताऊँ या पाकिस्तान में जो ट्रेंड जिस तरह से चलता है, बच्चे को जब भी ऐसे कोई इशू आते हैं, पेरेंट्स सबसे पहले बच्चे के पीड्स को कंसल्ट करते हैं, दैट्स पीडियाट्रिशियन। अब पीडियाट्रिशियन को ऑब्वियसली अगर नहीं है आइडिया इन डिसऑर्डर्स का, तो वो आपके साथ उस तरह से वो आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर पाएंगे। वो जब आपको गाइड नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप उनको किस तरह से बच्चे को आगे क्या, क्योंकि वो पीडियाट्रिशियंस यूजुअली उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, वो क्या करेंगे कि बच्चे से पूछेंगे एबीसी सुनाओ, बच्चा ओरली एबीसी सुना देगा। वो उसको बोलेंगे नंबर सुनाओ, बच्चा नंबर्स बता देगा। और आगे से पीडियाट्रिशियन बहुत ही कन्वीनियंटली पेरेंट्स से कहेंगे नहीं नहीं ये बस ऐसे ही करता है, आप इसको ये फलान दवाई दें, कुछ अरसे के लिए ये वाला टॉनिक दें, ये बच्चा खुद ही ठीक हो जाएगा। हालांकि ओरली तो प्रॉब्लम आ ही नहीं रहा है। उसमें ये चीज़ फिर आ जाती है कि मतलब पीडियाट्रिशियन डेफिनेटली अगर उनको नो हाउ नहीं है तो उनको कंसल्ट करना हम लोगों के लिए वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। उसके बाद ज़्यादातर लोग जो मैंने देखा है, फिर वो अगर आगे कंसल्ट कर भी देते हैं तो वो कहते हैं कि आप साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं, बच्चे को दिमागी मसला है कोई। अब साइकेट्रिस्ट तो मेडिसिन दे देगा, मेडिसिन की तो ज़रूरत नहीं है। सो जिनको एग्जैक्टली कंसल्ट करने की ज़रूरत है वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, स्कूल साइकोलॉजिस्ट की अगर इस एरिया में ट्रेनिंग है वो हैं, फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइसेंस्ड होते हैं, उनके पास लाइसेंस है कि वो बच्चों के साथ इन एरियाज़ के ऊपर उनको असेस कर सकें और उन्हें फर्दर गाइड कर सकें। सो ऑब्वियसली है ये टीम वर्क, जैसे टीम में आ जाते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि वो कॉग्निटिव असेसमेंट करते हैं, उसमें बहुत हेल्प करते हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट वो बच्चे के एकेडमिक इश्यूज को देख रहे होते हैं और अगर उनकी ट्रेनिंग है एंड लाइसेंस है तो वो एकेडमिक पोर्शन की असेसमेंट करते हैं। फिर कितने ही केसेस में ऐसा होता है कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट भी बच्चे के साथ काम करते हैं अगर बच्चे को फोनोलॉजिकली प्रॉब्लम आ रहा है, जो मोस्टली केसेस में होता है कि बच्चा साउंड्स को ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहा, वहाँ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं। लेकिन असेसमेंट के लिए या तो आप बच्चे को किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं, या अगर आपको आपके अगर सोसाइटी में कोई आपको एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट मिल जाता है जो सर्टिफाइड है असेसमेंट के लिए, आप उनके पास जाएं। मगर ये है टीम वर्क ही। सो पीडियाट्रिशियंस के पास जाना ऑब्वियसली सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का, वो आपको गाइड नहीं कर सकेंगे क्योंकि उन्होंने इस बारे में पढ़ा नहीं है, उन्हें नो हाउ नहीं है। साइकेट्रिस्ट यूजुअली बच्चे को मेडिसिन दे देते हैं, बच्चे को मेडिसिन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये प्लीज़ क्लियर करें। कितनी ही बार ऐसे होता है कि बच्चा 8-9 साल का हो जाता है, पेरेंट हमारे पास जब लेकर आता है हम पूछते हैं कि आपने आज से पहले क्यों किसी को कंसल्ट नहीं किया, बच्चे का इतना क्रूशियल टाइम निकल गया है। तो वो बताते हैं कि हम प्लान थेरेपिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास गए थे या बच्चे के पीड्स के पास ही गए थे, तो उन्होंने ये वाली मेडिसिन दे दी थी और उन्होंने बोला था खुद ही 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा, जिसमें ज़्यादातर दवाइयाँ होती हैं कि दिमाग को मजबूत करने की जो दवाइयाँ होती हैं, याददाश्त बढ़ाने की जो दवाइयाँ होती हैं, हालांकि इनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। सो प्रॉपर असेसमेंट के लिए आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। आपके पास अगर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है और अगर सर्टिफाइड है इस एरिया में, आप एटलीस्ट अगर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे ना तो उतना मिसगाइड नहीं होंगे जितना आप एक पीड्स के पास जाकर मिसगाइड होते हैं। और हो सकता है कि वो आगे से आपको राइट पर्सन की तरफ गाइड कर दें, बट यहाँ पर बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है स्कूल वालों की भी। स्कूल वालों ने पेरेंट्स को बताना है कि आप बच्चे को कहाँ पर जाकर दिखाएं, क्योंकि स्कूल डायरेक्ट विटनेस है बच्चे की प्रॉब्लम का। तो जब तक स्कूल नहीं बताएगा कि पेरेंट ने कहाँ पर लेकर जाना है, पेरेंट को तो हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इन सब इश्यूज़ को लेकर। सो स्कूल की बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो प्रॉपरली गाइड करें, टाइम पर गाइड करें।
अदरवाइज ये थोड़ी प्रैक्टिस मैंने यहाँ पर देखी है कि स्कूल्स में फीस मिल रही होती है तो बच्चे का साल निकल जाता है, साल के एंड पे जब एग्जाम्स होते हैं बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो बहुत ही कन्वीनियंटली पेरेंट्स से ये भी कह दिया जाता है कि आपका बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा, आप इसको किसी और स्कूल में ले जाए। पेरेंट के लिए एक वो स्ट्रेस, दूसरा बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा उसका स्ट्रेस। सो ये बहुत सारी चीज़ें ऐड इन करती हैं पेरेंट के स्ट्रेस में एंड इनडायरेक्टली डायरेक्टली बच्चे के स्ट्रेस में। तो गाइडेंस प्रॉपर्ली किसको कंसल्ट करना है ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसके पास जाएं, कौन आपकी सही हेल्प कर सकता है। सही, तो आपने कहा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और परेशान कौन है कि लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि बच्चे का जो इशू है वो उस जी हवाले से किसके पास जाएं। वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक के पास जाते हैं तो वो उन्हें कह देते हैं कि ठीक है दवाई खा लें ठीक हो जाएगा, चूंकि उनकी इस तरह की लर्निंग डिसऑर्डर्स की ट्रेनिंग या बैकग्राउंड नहीं होती तो इसलिए हेल्प या आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और इसी तरह आपने बताया कि बाज़ औक़ात स्कूल के टीचर्स का भी इसमें रोल आपने बताया है कि उनका भी रोल जी इसमें आता है। तो मुझे बताएं कि टिपिकली स्कूल के जो टीचर्स हैं वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं इस तरह के लर्निंग डिसऑर्डर्स में, वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या वो कैसे उनका रोल क्या है, वो पेरेंट्स को कैसे बताएं कि आपके बच्चे में ये इश्यूज़ हैं या वो क्या ऑब्जर्व करें उनका, क्योंकि ज़ाहिर है पेरेंट्स तो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होते, टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, तो वो कैसे कम्युनिकेट बैक करें फैमिलीज़ को कि वो, यानी टीचर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए इस हवाले से। आप गाइड कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, टीचर्स का बहुत मेजर रोल आ जाता है इसमें क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सबसे पहले तो बच्चे की इन इश्यूज को टीचर ही आइडेंटिफाई करेगा। उसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। टीचर की ट्रेनिंग का मतलब ये है कि टीचर को पता होना चाहिए कि ये बच्चे में अगर सिम्टम्स आ रहे हैं या उसके काम में अगर एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम्स वो बच्चे में देख रहे हैं तो इसको आगे फर्दर रेफर करने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड उसके लिए टीचर की ट्रेनिंग का मतलब ये है कि टीचर को ये पता हो कि इनिशियल सिम्टम्स या स्क्रीनिंग्स क्या हैं जो वो इन अ क्लासरूम सेटिंग जहाँ पर 30-35 स्टूडेंट की एक बच्चे हैं वहाँ पर, उसमें वो किस तरह से इस बच्चे के इश्यूज को इजीली देख सकते हैं। क्योंकि एक टीचर ऑब्वियसली बच्चे को 1-to-1 तो लेकर नहीं बैठेगी, उन्होंने बच्चे को ग्रुप में ही लेकर चलना है, मगर वो डेफिनेटली असेस कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं कि इसको प्रॉब्लम आ रहा है। सो उसके बाद आपने इनको आगे फर्दर, मतलब जैसे बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं तो उसमें वो पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि उन्हें कंसर्न फील हो रहा है। सो इट्स बेटर कि अगर वो बच्चे को ले जाएं और दिखा दें ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो वो टाइम पर सॉल्व हो जाए। उसके लिए अगर मैं आपको स्कूल्स में बताऊं तो इनिशियल ईयर्स के जो टीचर्स हैं, जैसे अगर आप प्ले ग्रुप की बात करें, केजी की बात करें, रिसेप्शन 1, 2, 3, ये वाले ग्रेड के जो टीचर्स हैं इनकी इनपुट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अदरवाइज तो बच्चा अपनी एक स्ट्रेटजी बना चुका होता है, उसने अपने बना लिए होते हैं कि उसने किस तरह से कोप करना है, जो ज़्यादातर गलत होते हैं। बट कुछ केसेस में मैंने देखा है कि बच्चों का रट्टा चल भी जाता है जब तक वो चीज़ सिर्फ ओरली रहती है। हाँ, जब वो राइटिंग में आती है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। बट जो इनिशियल ईयर्स के टीचर्स हैं उनकी इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे को असेस करके बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से बच्चे के साथ, कि पेरेंट्स आगे किस तरह से काम करें बच्चे के साथ। अब यहाँ पर यूजुअली क्या होता है, जैसे कि बच्चे ने परफॉर्म नहीं किया, जैसे अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में जाऊँ वहाँ तो बच्चों को मार भी बहुत पड़ जाती है। प्राइवेट स्कूल्स में चले मार उस तरह से नहीं पड़ी, लेकिन बच्चे को इतना कॉपी के ऊपर हर बार डेली बड़ा सा क्रॉस लग कर आ जाए रेड बॉल पॉइंट के साथ, टीचर ने हर बार नीचे लिखा हो नीड इम्प्रूवमेंट, अनटाइडी वर्क, इनकम्प्लीट वर्क, डेली इस टाइप के कमेंट्स मिलना बच्चे की सेल्फ स्टीम को बहुत डैमेज करता है। सो अगर इस टाइप के प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वहाँ पर टीचर्स का सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। एंड जैसे मैंने बात की थी कि इट्स अ टीम वर्क, तो ऑब्वियसली जब बच्चे की ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, बच्चे के साथ काम करना स्टार्ट किया जाता है, तो उसमें स्कूल की कोऑपरेशन भी बहुत मैटर करती है पेरेंट्स के साथ साथ। जैसे अगर कुछ टाइम के लिए ये कहा जाता है कि बच्चे को स्पेलिंग्स के ऊपर आप मार्क मत करें, तो वहाँ स्कूल की कोऑपरेशन चाहिए क्योंकि अगर स्पेलिंग उसका डिफ़िकल्ट एरिया है
एंड वो बाकी एरियाज में कोप करने की कोशिश कर रहा है, तो सिर्फ आइडिया को देखें और आइडिया के ऊपर आप बच्चे को मार्क्स दे दें, इंस्टेड ऑफ कि आप स्पेलिंग्स के ऊपर ही उसके बड़े बड़े क्रॉस लगाकर उसके आइडियाज़ को भी सबसाइड करते जा रहे हैं, उसके आइडियाज़ को भी प्रमोट नहीं कर रहे, इंकरेज नहीं कर रहे। सो टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप चाहे वो पब्लिक स्कूल्स हों, प्राइवेट स्कूल्स हों, छोटा सेटअप हो, बड़ा सेटअप हो, गांव का स्कूल है, शहर का स्कूल है, कहीं का भी है, बच्चे तो ये वाले हर जगह पर हैं। हर क्लास में आपको यकीनन कोई ना कोई ऐसा बच्चा ज़रूर मिलेगा जिसके इस टाइप के इश्यूज़ हैं। सो टीचर्स का रोल बहुत मेजर आ जाता है, एंड स्कूल को भी इस लिहाज से बहुत सेंसिटिव होने की ज़रूरत है एंड प्रॉपरली ट्रेन होने की ज़रूरत है, ताकि वो बच्चों के इन एरियाज़ को, इन डिफ़िकल्टीज़ को स्कूल में भी डिस्कस कर सकें, स्कूल में भी डील कर सकें। सही। तो आपने कहा कि यानी बेसिक जो चैनल है, प्राइमरी चैनल है, जहाँ सबसे पहला इंटरेक्शन बच्चों का वो स्कूल टीचर से ही होता है, और वही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वही स्क्रीन कर सकते हैं, और वही पेरेंट्स को कन्वे कर सकते हैं कि बच्चों में कोई इस तरह का लर्निंग डिसऑर्डर आ रहा है। तो ये आपने बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट बताया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस हवाले से जो लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, इसमें हमारे पास या आप लोगों के पास कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं, कोई एक सिंगल ट्रीटमेंट है या मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं? इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें या मेजरली अगर मैनेजमेंट की बात करें, जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि मैनेजमेंट है ये बेसिकली, सो उसके लिए डेफिनेटली थेरेपीज अवेलेबल हैं जो बच्चों को हेल्प करती हैं, बट मैं बहुत क्लियरली बताना चाहूँगी कि ये थेरेपीज, अगर मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और जब मैंने मेरी डिग्री यूनिवर्सिटी से की थी, तो उस टाइम पर मुझे ये थेरेपी नहीं पढ़ाई गई थी। ये वो थेरेपी है जिसकी ट्रेनिंग मुझे मेरी जॉब पर आने के बाद मिली। सो अभी इस थेरेपी की प्रैक्टिस एज सच यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसकी थेरेपी जैसे यूजुअली बात की जाती है कि अच्छा, बच्चे का प्रॉब्लम है तो इसको डील करने के लिए आप बिहेवियर थेरेपी यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम हल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब मैं मेरा एमएस करी थी, मेरे एमएस में मेजर थीसिस भी डिस्लेक्सिक चिल्ड्रन और उनकी मैनेजमेंट को लेकर था, और जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, मैंने आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है, पाकिस्तान में एज सच अभी तक डिस्लेक्सिया के ट्रीटमेंट को लेकर अभी तक कोई भी रिसर्च नहीं हुई है। शायद पहला काम मेरा ही है जो मैंने किया है, जो डिस्लेक्सिया की ट्रीटमेंट के ऊपर है, एंड उसमें मैंने स्टैटिस्टिकली रिसर्च के थ्रू इस चीज़ को प्रूव किया है कि जब बच्चों के साथ आप सही डायरेक्शन में थेरेपी के थ्रू काम करते हैं तो डेफिनेटली उनके स्कोर्स बढ़ते हैं, इम्प्रूव होते हैं। अब उसमें बहुत मेजर रोल आ जाता है, जैसे अगर हम थेरेपीज़ की बात कर रहे हैं तो ये बहुत क्लियर है कि डेफिनेटली बिहेवियर थेरेपी तो वो थेरेपी नहीं है जो बच्चे को हेल्प करेगी। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो सबसे पहली चीज़ माइंड में ये आती है, अच्छा चाइल्ड है तो बिहेवियर थेरेपी लगेगी, ऐसा नहीं होता। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग है, कोर्सेज हैं जो किए जाते हैं, उसके बाद आप ट्रेंड होते हो और सर्टिफाइड होते हो कि आप स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के बच्चों के साथ आप काम कर सकते हैं। अब थेरेपीज भी बहुत सारी हैं, मगर जो अभी तक सबसे ज़्यादा जिसकी अगर मैं रिसर्च बेस्ड बात करूं और जिसकी एविडेंस बेस्ड थेरेपी की बात करूं तो वो मल्टी सेंसरी अप्रोच है। जब बच्चे की लर्निंग में आप मल्टी सेंसरी को, उसकी विजुअल, उसकी ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टच की सेंस को, इन सब सेंसेस को यूज़ करके बच्चे को लर्निंग करवाते हैं, एंड हर स्टेप को एक्सप्लिसिटली सिखाना है, आपने चंक में सिखाना है, उसके बाद बच्चा डेफिनेटली लर्न करता है। यहाँ पर मैं एग्जांपल कोट करना चाहूँगी, मेरे ख्याल है काफ़ी सारे लोगों ने जो इंडिया में मूवी बनी थी तारे ज़मीन पर वो देखी होगी, आमिर खान की मूवी थी। बड़े अच्छे तरीके से उस मूवी में काफ़ी हद तक ये बताने की कोशिश की गई है कि एक बच्चा जो लर्निंग डिसऑर्डर के साथ है एग्जैक्टली वो उसके क्या इश्यूज होते हैं। जैसे उसमें भी वो बच्चा मतलब उसको टीचर से बहुत डांट पड़ रही है जब तक उसके इश्यूज सामने आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे कि एग्जैक्टली बच्चे का इशू क्या है। एंड उसके बाद जब उसकी थेरेपी स्टार्ट की जाती है तो आई रिमेम्बर कि वो जब उसको नंबर 8 लिखना सिखाता है तो काफ़ी बड़े पेज पर, काफ़ी बड़े एरिया में सिखाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो उसको ग्राफ के एक बॉक्स में लेकर आता है।
अब दैट्स द स्टेप्स जिसके थ्रू हमें बच्चे को सिखाने की ज़रूरत होती है। एंड अगर हम स्कूल्स में चाहें तो स्कूल्स में टीचर इतना वेट नहीं कर सकती कि एक बच्चे को सिखाने के लिए वो इतने छोटे 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 स्टेप करें, क्योंकि बाकी सारी क्लास तो लर्न कर रही है। एंड किस बच्चे को किस तरह से सिखाना है, उसके क्या एरियाज डिफिकल्ट है, जैसे रीडिंग फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने की स्ट्रैटेजीज और होती हैं, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने की स्ट्रैटेजीज और होती हैं, कॉम्प्रीहेंशन के लिए स्ट्रैटेजीज और होती हैं। सो इसमें बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जो बच्चे के साथ काम करेगा उसके लिए। एंड इसके ट्रीटमेंट ऑब्वियसली अवेलेबल है, बट मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि मेडिकेशन नहीं, मेडिसिन नहीं है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को कोई दवाई दे देंगे और 3 से 4 महीने में वो ठीक पढ़ना शुरू कर देगा। मेडिसिन नहीं, मगर बच्चे के साथ काम करके थेरेपी के थ्रू डेफिनेटली इनमें इम्प्रूवमेंट आती है। तो आपने कहा कि कोई मेडिसिन नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि आप वो दे दें और इसका क्योर हो जाए। इसके लिए आपको थेरेपीज़ देनी पड़ती हैं और वो प्रॉपर ट्रेंड लोग होते हैं, और ये वो थेरेपीज़ हैं जो इवन जब आपने अपनी ट्रेनिंग ली यूनिवर्सिटी से तो उस वक्त भी आपको ये चीज़ें नहीं बताई गई, या ये अभी इमर्ज हो रही थी, या ये डिफरेंट किस्म की थेरेपीज़ हैं, स्पेसिफिक हैं, जिसकी ट्रेनिंग्स आपको लेनी पड़ती हैं और उसके बाद आप सर्टिफाइड होकर ये आप सरंजाम देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो आपने बताया कि इससे मेडिसिन से तो क्योर नहीं, और थेरेपीज़, तो ये जो थेरेपीज़ होती हैं ये कितना अरसा थेरेपीज़ लेनी पड़ती हैं, आम तौर पे क्या ड्यूरेशन होती है, और इसका क्या यानी प्रोटोकॉल्स होते हैं आपको फॉलो करने पड़ते हैं? कोई मंथली सेशन होते हैं, वीकली सेशन होते हैं, डेली बेस पे बुलाते हैं, ड्यूरेशन टोटल साल 2 साल, कोई थोड़ा सा गाइड कीजिएगा इस हवाले से प्लीज़। जी जी। अच्छा, उसमें बेसिकली ऐसे आ जाते हैं, जैसे मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। मेडिसिन ऑब्वियसली स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के लिए कोई टारगेटेड मेडिसिन नहीं है कि आप ये दे देंगे तो कर लेगा बच्चा। बट येस, कुछ केसेस में सेवेरिटी लेवल को देखकर यूजुअली अगर मेडिसिन प्रेफर भी की जाती है तो वो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी के लिए या इनअटेंशन के लिए की जाती है। मीन्स अगर हम यहाँ से किसी बच्चे को किसी साइकियाट्रिस्ट के पास एक सेकंड ओपिनियन के लिए भेजते हैं तो उसमें हम ये कभी नहीं कहते कि आपने इसके लर्निंग इश्यूज के लिए मेडिसिन का पूछना है डॉक्टर से। मेजरली बच्चा अगर बहुत ज़्यादा हाइपर हो एंड थेरेपी भी वर्क नहीं कर पा रही, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी का भी ऑब्वियसली जो कनेक्शन है वो हमारे ब्रेन से है। अब ब्रेन में उसके न्यूरॉन्स अगर बच्चे को बैठने नहीं दे रहे तो मे बी वहाँ पर मेडिसिन की हेल्प की ज़रूरत है जो उसे थोड़ा सेटल डाउन करेंगे। तो उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ती है एंड अगर आपको प्रोफेशनल रिकमेंड करता है तो ही सिर्फ आप स्टार्ट करें, बट वो भी उसकी ड्यूरेशन भी बहुत कम होती है, क्योंकि मेडिसिन के ऊपर इतनी छोटी एज में बच्चों को डिपेंडेंट तो नहीं करना है। तो बच्चों को उस पर डिपेंडेंट नहीं करना है एंड थोड़े टाइम के लिए आप बच्चे को मेडिसिन दे भी रहे हैं तो उसका मॉनिटर होना बहुत ज़रूरी है। तो उन केसेस में जहाँ इनअटेंशन या हाइपर एक्टिविटी बिल्कुल अनकंट्रोलेबल है, बच्चा कोप नहीं कर पा रहा है, इवन थेरेपी के रिस्पॉन्स में भी उसको टाइम लग रहा है, उन केसेस में मेडिसिन की तरफ जाते हैं, मगर वो भी ये आप मतलब प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है उसकी। फिर सेकेंडली आपने बात कि इनकी थेरेपीज को टाइम कितना लगता है, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसीजर। ऐसा नहीं है कि 2 महीनों की थेरेपी के बाद बच्चा इम्प्रूव कर जाएगा। जो यूजुअली रिसर्चेस हुई हैं बाहर के ममालिक में जहाँ इन एरियाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया है, वहाँ पर बहुत जो एक बताते हैं, जो एक स्टैंडर्ड सा वो बताते हैं, अगेन वो केस टू केस वेरी करता है। वहाँ पर ये कहा जाता है कि एटलीस्ट 2 to 3 years, 2 से 3 साल, जिसमें वीकली बेसिस पर एटलीस्ट 4 to 5 days मिनिमम हाफ आवर बच्चे के साथ जब काम किया जाता है तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है एंड वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। मींस वो उसके आगे के जो स्कूलिंग के ईयर्स हैं उसमें भी हेल्प करती है। अब 2 से 3 साल ऑब्वियसली शॉर्ट टाइम नहीं है। पेरेंट्स का पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अगर केसेस सवेयर हों और बच्चे को पिक करने में टाइम लग रहा है, तो वहाँ पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि
अब मैंने इनिशियली स्टार्ट में बोला कि इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, बस उनका ब्रेन डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहा है, अदरवाइज खुदा ना खास्ता वो एबनॉर्मल नहीं है, वो पागल नहीं है, बस यस उनका ब्रेन डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहा है। सो उनको काम सिखाने के लिए भी हमें डिफरेंट वेज ही लेने पड़ेंगे, जो एग्जैक्टली ब्रेन की जो वायरिंग आगे पीछे हो गई है उन वायरिंग्स को पकड़ के हम काम करेंगे और पहुंचेंगे। अब वो कितना टाइम लगता है कितना नहीं, एक स्टैंडर्ड टाइम आ जाता है जो 2 to 3 years मैंने अभी आपको बताया, बट इतनी इंटेंसिव ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अब मैं कुछ जगहों पर देख रही हूँ कि ऐसे भी होता है कि बच्चे को सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए बुला लिया और बाकी वीक के लिए काम घर पे दे दिया। वो भी प्रैक्टिस ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पेरेंट ट्रेन नहीं है। आप पेरेंट को बता तो देते हैं, समझा भी देते हैं कि इसको इस तरह से काम करना है, बट ये माइंड में रखने की ज़रूरत है कि पेरेंट ट्रेन नहीं होता है इस चीज़ के लिए। वो काम ठीक करवा रहा है या नहीं करवा रहा, आप तो 1 वीक के बाद चेक करेंगे। एंड इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि अगर एक बच्चा कोई न्यू चीज़ सीखता है और उसको हमें करेक्ट करना होता है, जैसे लेट्स से उसने गलत स्पेलिंग सीख लिए हैं किसी चीज़ के, उसको करेक्ट करना है, तो उसमें आप लेट्स से उसे 10 ट्रायल्स देनी पड़ेंगी और वो नया स्पेलिंग सीख लेगा। लेकिन अगर उसकी लर्निंग गलत हो गई है, उन 7 दिनों में बच्चे ने स्पेलिंग्स गलत लर्न कर लिए हैं, तो रिसर्चेस ये कहती हैं कि एटलीस्ट 700 ट्रायल्स लगती हैं उस एक मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाए। वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक बच्चे को हेल्प नहीं करता है। आपको अगर उन्हें प्रॉपरली इंटेंसिवली आप हेल्प करेंगे, एंड ऐसा होता है, हम लोगों ने भी किया है कि इनिशियली बच्चे के सेशन 4 to 5 डेज हैं। जैसे जैसे बच्चा पिक करना स्टार्ट करता है, हम खुद नंबर ऑफ सेशंस कम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बच्चे की ज़रूरत अब उतनी ही रही है। बट उसमें पेरेंट का पेशेंट होना, बच्चे की पेस को देखना, उसकी पेस की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इवन स्कूल वालों के लिए भी, स्कूल वालों का भी बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चे की पेस को देख कर उसके एग्ज़ाम्स को भी अगर उस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं ज़रूर कर लें, अगर कोर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं तो ज़रूर कर लें। क्योंकि अगेन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सिखाना है, हमारा पर्पस डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं है कि आप बच्चे से 4-4 पेजेस का एक आंसर लिखवा रहे हैं, जिसकी प्रैक्टिस यहाँ तो बहुत ज़्यादा होती है। वो 4-4 पेजेस का आंसर का कोई फ़ायदा नहीं है अगर बच्चे के माइंड में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं गया। तो थेरेपी टाइम लेती है, मगर डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि सबकी सब थेरेपीज जिनके ऊपर काम करके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है वो एविडेंस बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी तरफ से कर लेगा। बहुत सारे बच्चों के ऊपर जो इन इश्यूज के साथ हैं उनके ऊपर रिसर्च करके ही इन थेरेपीज को आगे इतना लाया गया है। सो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, फिर कोई चांस ही नहीं बनता कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट आए। डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगी। सही। तो आपने बताया कि ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोसीजर नहीं है और इसमें 2-3 साल जनरली लग जाते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। वीकली आपको 3-4 दफ़ा सेशन देने की ज़रूरत होती है और इसमें आपको एक-एक पॉइंट पे बाज़-औक़ात काफ़ी दिन लग जाते हैं बच्चे को इम्प्रूव करने के लिए, और आपका टारगेट बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल करना नहीं, लेकिन इम्प्रूव करना है, काफ़ी हद तक इम्प्रूव करना है, उसकी स्किल्स को बेहतर करना, राइट? ये एक्सपेक्ट करना है कि जी वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, दैट इज़ नॉर्मल, गुड एक्सपेक्टेशंस, लेकिन जनरली आप इम्प्रूवमेंट्स ही क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए लॉट ऑफ आपको एनर्जी देनी पड़ती है और उसमें आपको सेशंस करने पड़ते हैं। और इसमें कोई मैजिकल मेडिसिन, आपने जैसे पहले भी कहा, खाने वाली मेडिसिन नहीं है, लेकिन मेडिसिन का रोल उस वक्त ज़रूर है जब बच्चे में कोई पैथोलॉजी है, बच्चा हाइपर एक्टिव है, उसके कंसंट्रेशन के इश्यूज़ हैं, देन उसे मेडिसिन हेल्प कर सकती है। लेकिन अदरवाइज़ आपको सेशंस के ज़रिए ही उसकी हेल्प करनी होती है। और दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ज़ाहिर है बच्चे होते हैं और अगर उनका कोई भी प्रॉब्लम किसी मेडिसिन या केमिकल के यूज़ के बगैर बेहतर हो जाए, तो ये मेरा ख्याल है कि प्रायोरिटी है, क्योंकि हर मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं एंड फिर वो यूज़ टू होने के या एडिक्शन होने के भी कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं। तो बच्चे की ग्रोइंग एज होती है, तो उसमें मेडिसिन को जितना अवॉइड किया जाए उतना बेहतर है। अच्छा कमल, मुझे ये बताइएगा कि ये जो इतना लंबा पीरियड है जिसमें सेशंस आप करते हैं, तो इसमें जो स्कूल के टीचर हैं उनका क्या रोल है? यानी वो भी ये थेरेपीज़ कर सकते
करते हैं, या उनको आप गाइड करते हैं, या वो उनका कंट्रीब्यूशन किस तरह है स्कूल टीचर्स की बच्चों के लर्निंग डिसऑर्डर के हवाले से? अच्छा, स्कूल टीचर्स का रोल यहाँ पे मैं अगेन एम्फेसिस करूँगी कि अगर तो टीचर ट्रेंड है उन थेरेपीज के लिए कि वो उस बच्चे को डील कर सके, तो ही टीचर वो काम कर सकती हैं, अदरवाइज काम नहीं। वो टीचर बच्चे के साथ काम कर रही है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर जैसे हम लोगों के यहाँ पर ट्यूशन सिस्टम बहुत बहुत प्रैक्टिस में है। बच्चा स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता है ताकि होमवर्क्स कर ले, और बच्चा तंग कर रहा है, मदर्स कहती हैं तुम्हें मैं ट्यूशन डाल दूंगी, बच्चा ट्यूशन जाना शुरू कर देता है। एंड उसमें कितनी ही बार ऐसे भी हुआ है कि बच्चे का डायग्नोसिस तो बन गया है कि अभी लर्निंग का इशू है इस बच्चे को। उसके बाद पेरेंट्स कहते हैं ठीक है जी, हम इसका ट्यूशन में ना इसका टाइम बढ़ा देते हैं, इसकी ट्यूशन टीचर काम करवा देती है। बट ट्यूशन टीचर बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकती। एक रेगुलर स्कूल की टीचर जिनकी ट्रेनिंग नहीं है वो हेल्प नहीं कर सकती। मैं बार बार बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के ऊपर एम्फेसिस कर रही हूँ कि जो ट्रेंड है सिर्फ वो बच्चे की थेरेपी कर सकते हैं, जो ट्रेंड नहीं है, चाहे वो नॉर्मल स्कूल की टीचर हो, चाहे वो कोई साइकोलॉजिस्ट हो, अगर उसकी ट्रेनिंग नहीं है तो वो बच्चे को हेल्प नहीं कर सकती। बस बच्चे के टाइम ज़ाया करने वाली बात है ये। तो उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि बच्चे में अगर प्रॉब्लम आया है तो डेफिनेटली ट्यूशन टाइम बढ़ाने से उसका हल नहीं होगा, सिर्फ बच्चे का टाइम वेस्ट होगा या उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। मैंने ऐसे ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें पेरेंट्स ने बच्चे के ट्यूशन का टाइम 4-4, 5-5 घंटे कर दिया है। आप खुद सोचें, बच्चा सारा दिन स्कूल में इतनी स्ट्रगल करके आया है, उसके बाद 4 से 5 घंटे ट्यूशन में लगा रहा है और वो अपनी तरफ से एफर्ट भी फुल कर रहा है, मगर रिजल्ट नहीं मिल रहा। उसकी बजाय वो जो 4 से 5 घंटे आपने ट्यूशन में बढ़ाए हैं, अब ऐसा भी होता है ट्यूटर्स आते हैं घर पे पढ़ाने के लिए, वन ऑन वन अटेंशन दे रहे हैं बच्चे को, मगर एज उनके पास भी ट्रेनिंग नहीं है तो वो भी हेल्प नहीं कर सकते। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने भी बच्चों के साथ काम करना है। सो हमें इस थोड़े कल्चर को भी रोकने की ज़रूरत है। बच्चे के लर्निंग इश्यूज हैं, ट्यूशन में डाल दो, सारे मसलों का हल हो जाएगा। एंड ऐसा तो बहुत ज़्यादा होता है कि स्कूल की ही टीचर होती हैं जो ट्यूशन भी दे रही होती हैं, वो बच्चे को हेल्प किस तरह से कर देती हैं कि अच्छा ये पेपर में ये चीज़ें आनी है, क्योंकि वो स्कूल में है, उन्हें थोड़ा सा आइडिया होता है कि पेपर में क्या क्या आना है। बच्चे को सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने रेडी करवा दिया, लो जी उसके मार्क्स अच्छे आ गए, आप तो इम्प्रूवमेंट देखा, बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ गई है। तो दैट्स अ वेरी मैल प्रैक्टिस। आप बच्चे को हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप शायद थोड़ा गलत तरीकों से उसको दे करके अच्छा ऐसे कर लो, चीटिंग करके इस तरह से पास हो जाओ तो हो जाओ। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि चाहे अगर मतलब कंडीशन अगर थोड़ी सिवियर है बच्चों की, चाहे जो टीचर हैं, ट्यूशन टीचर हैं या स्कूल टीचर हैं, जो भी हैं, उन्होंने इस तरह से हेल्प कर भी दिया है कि हिंट दे दिया कि पेपर में ये आना है, एग्जैक्ट पेपर सामने आता है, बच्चा ब्लैंक आउट हो जाता है, वो भी हेल्प नहीं करता है। सो टीचर का रोल स्क्रीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज थेरेपी में, ट्रीटमेंट में वो सिर्फ तब हेल्प कर सकती हैं अगर वो खुद ट्रेंड हैं। तो अगर वो खुद ट्रेंड नहीं है तो वो ऐसे बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी क्लियर करना चाहूँगी कि इन बच्चों की थेरेपी यूजुअली वन ऑन वन होती है या बहुत स्मॉल ग्रुप, जैसे मे बी 2 to 3 चिल्ड्रन का, 4 to 5 चिल्ड्रन का, बेस्ड ऑन द लेवल, उसकी बेसिस पर होती है। तो एक क्लासरूम टीचर से ये एक्सपेक्ट करना कि वो 30-35 की स्ट्रेंथ में इन बच्चों को हेल्प कर पाएंगी, तो ये पेरेंट की एक्सपेक्टेशन भी गलत है कि एक टीचर हेल्प कर सकेंगी, क्योंकि उन्होंने बाकी सब बच्चों को भी देखना है, उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट करना है। सो उस लिहाज से टीचर से ये एक्सपेक्ट करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से ये भी सुना है कि वो कहते हैं कि हम स्कूल को इतनी इतनी फीस देते हैं, स्कूल का काम है खुद ही हल करें, हम फीस किस चीज़ की दे रहे हैं। तो प्लीज़ ये अंडरस्टैंड करें कि स्कूल में जाने वाले हर बच्चे का ये इशू नहीं है। अगर आपके बच्चे का ये इशू है तो उसको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत है, जो स्कूल में भी उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड इन करना चाहूँगी। हम लोगों की यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक ऑब्वियसली 2 सिस्टम्स हैं, स्कूलिंग सिस्टम्स हैं। पब्लिक में तो मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आया, बट प्राइवेट स्कूल्स कुछ ऐसे हैं जो बच्चों को इस तरह की फैसिलिटीज़ देते हैं।
एंड बच्चों को रिमीडियल क्लासेस भी देते हैं। हर स्कूल नहीं है मगर कुछ स्कूल्स हैं जो आफ्टर द स्कूल मतलब सब बच्चों को छुट्टी हो गई है और वो बच्चे को स्कूल के बाद रोकने में एंड आधा घंटा या 1 आवर की रिमीडियल क्लास देने के बाद वो इस तरह से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। बट वो भी कितना फ्रूटफुल है कितना नहीं ये अगेन डिपेंड करता है बच्चे के प्रॉब्लम पे, बच्चे की सिवेरिटी पे एंड किस तरह से उसको हेल्प की जा रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये प्रैक्टिस को जहाँ ट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है उसको रोकने की ज़रूरत है। पेरेंट्स की अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि वो किस तरह से अपने बच्चे को सही डायरेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। सही। तो आपका कहना है ये है कि बच्चों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं आम तौर पे उन्हें ट्यूशन में डाल के पेरेंट्स समझते हैं कि वो सॉल्व हो जाएंगे और बच्चे की ट्यूशन की टाइमिंग्स बढ़ा देते हैं, 4-4 5-5 घंटे स्कूल के अलावा वो ट्यूशन्स ले रहे होते हैं, या समहाउ वो स्कूल टीचर्स जो सेम स्कूल में पढ़ा रही होती हैं ट्यूशन ले रही होती हैं तो वो भी बच्चे को अगर कहीं वीक है तो किसी ना किसी तरीके से हेल्प करके क्वेश्चंस बता के उनके पेपर्स वगैरह उनका रिजल्ट बेहतर कर देती हैं। लेकिन इन दी एंड बेसिकली देखा जाए तो वो बच्चे के लिए नुकसानदेह है। उनकी जो डिसऑर्डर्स हैं वो वहीं पे हैं और वो कोई इम्प्रूवमेंट्स नहीं शो कर रहे होते। तो इसलिए स्कूल टीचर्स जो हैं वो इटसेल्फ शायद बहुत ज़्यादा हेल्प ना कर सकें अनटिल के वो प्रॉपर ट्रेंड हो और उनके पास इस तरह की ट्रेनिंग हो और वो उस हवाले से बच्चे की हेल्प कर सकें। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि हमने स्कूल टीचर्स को तो डिस्कस किया, बच्चे जाते हैं स्कूल टीचर्स के पास 6 घंटे 8 घंटे। अब बच्चे रहते हैं पेरेंट्स के पास ज़्यादा टाइम, घर में रहते हैं 24 घंटे, छुट्टी वाले दिन भी रहते हैं। तो माँ बाप का क्या रोल है? माँ बाप ऐसे बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं? बहन भाई कैसे हेल्प कर सकते हैं? फैमिली वाले कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो इनका रोल क्या है, इस हवाले से ज़रा गाइड कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, पेरेंट्स का रोल ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चे ने रहना तो अपने पेरेंट्स के साथ ही है। उसमें पेरेंट का सबसे मेजर रोल मेरे नज़दीक अगर आप पूछें सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्ट कर लें कि बच्चे में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ कितने ही सारे पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे भी मैंने देखे हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। वो कितना ही ब्लेम तो स्कूल पे डाल देंगे, टीचर ठीक नहीं है, स्कूल वालों ने ठीक नहीं पढ़ाया। तो पहले तो एक्सेप्ट करें कि जी आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है एंड उसको एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है। सेकेंडली जो पेरेंट हेल्प कर सकते हैं बच्चों की वो ये है कि जब थेरेपी स्टार्ट होती है एंड बच्चे के साथ डिफरेंट तरीके से काम करना स्टार्ट किया जाता है, उन कॉन्सेप्ट्स को पेरेंट्स जब घर में उसी मेथड पे रिवाइज करवाते हैं तो डेफिनेटली बच्चे की इम्प्रूवमेंट का ग्राफ काफ़ी आपको स्पीडी नज़र आता है। उसमें स्पीड नज़र आती है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट घर पे रिवाइज हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पर तो ये भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है ना कि बच्चा अगर लाइक से ट्यूशन पढ़ने के लिए चला गया है तो पेरेंट ने तो घर में पढ़ाना नहीं कि ट्यूशन तो भेजा है इसलिए होमवर्क भी कर रहा है वहाँ से, मैंने तो घर के काम भी करने हैं, मैंने ऐसे भी देखना है। तो वहाँ पर बच्चे को घर में भी उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाने की ज़रूरत है। यस, थेरेपिस्ट ने आपको जिस तरह से गाइड किया है आप उसी तरह से उस कॉन्सेप्ट को घर में रिवाइज करवाएं। एंड इसमें अगर तो सिबलिंग्स हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। पेरेंट उनको साथ में बिठा के पेयर करके डिफरेंट रीडिंग के पैसेजेस निकाल के गेम बनाकर उनके साथ कर सकते हैं ताकि बच्चा बहुत लेफ्ट आउट भी फील ना करे, सिबलिंग को भी बच्चे की प्रॉब्लम का आइडिया हो और वो भी उसको उसी तरह से हेल्प करने की कोशिश करे। वरना तो कितने ही केसेस में ऐसे भी है कि सिबलिंग भी बुली करता है, तुम तो पढ़ते नहीं हो, तुम तो निकम्मे हो, तुम्हारे इतने मार्क्स आ गए हैं, मेरे देखो कितने आए हैं। एंड पेरेंट्स कितना कंपेयर करते हैं बच्चों में, बड़ा भाई तो इतने अच्छे नंबर ले लेता है, तुम्हें क्या मसला है, वो स्कूल में टॉपर है और तुम हमारी नाक कटवाते हो। इस तरह की तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने देखी हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो एक्सेप्टेंस। प्लीज़ एक्सेप्ट करें अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, खुदा ना खास्ता ये ऐसा कोई मसला नहीं है जिससे उसकी ज़िंदगी रुक जाएगी। कितने ही सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो लर्निंग इश्यूज़ के साथ हैं, उसके बावजूद वो प्रोफेशनली अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं। मैं एक केस शेयर करूँगी। जब मैंने मतलब वो एडल्ट थे जिनकी असेसमेंट हुई थी और जब मैंने उनकी असेसमेंट की तो ही वॉज 39 ईयर्स के, बहुत अच्छी अपनी जॉब पे एंड सब चीज़ें परफेक्ट जा रही थी, मगर उन्होंने असेसमेंट सिर्फ इसलिए करवाई
क्योंकि उन्हें था कि उन्हें लर्निंग डिसऑर्डर है, उन्हें डिसलेक्सिया है, एंड आगे उनकी प्रमोशन के लिए उनको एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी, जिसमें अगर प्रमोशन में कुछ वो एरिया में अगर नहीं वो उनके थोड़ा उनके नेगेटिव पॉइंट्स में जा रहा था, तो ये असेसमेंट उनको हेल्प करती थी। एंड बिलीव मी, वो 39 ईयर्स के जो मेरे क्लाइंट हैं, जब उनकी असेसमेंट हुई तो वो बिल्कुल डायग्नोज हुए, लर्निंग डिसऑर्डर डिसलेक्सिया के साथ वो डायग्नोज हुए। अब अगर आप देखें तो वो प्रोफेशनली तो अपनी बहुत ही अच्छी जॉब पर अपनी गाड़ी है, घर है, फैमिली है, सब चीज़ें चल रही हैं। सो ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता बच्चा ज़िंदगी में कभी कुछ करेगा ही नहीं। उसको प्रॉपरली आप हेल्प करेंगे, इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ बन जाएगा। उसके स्ट्रेंथ्स को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, बच्चा ज़रूर करेगा। तो यहाँ पर पेरेंट का बहुत मेजर रोल आ जाता है। एक्सेप्ट करें, मोटिवेट करें, इनकरेज करें बच्चे को, एंड ये बताएं कि बेटा कोई जो भी प्रॉब्लम है हम आपके साथ हैं, इंस्टेड ऑफ घर में मार पड़ रही है बच्चे को कि तुम ठीक नहीं पढ़ते हो। इस तरह करने से कुछ भी नहीं होगा, उन्हें प्रॉपर हेल्प करने की ज़रूरत है। सही। तो आपने कहा कि पेरेंट्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि वो बच्चे की पहले एक तो उस डिसऑर्डर को, उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें कि ये डेफिनेटली एक बीमारी है या एक प्रॉब्लम है जो कि एग्जिस्ट करती है और बेशुमार बच्चों में होती है, और वो इसको एक्सेप्ट करें और इसमें उस बच्चे की नाकामी या उसकी हट दर्मी ना समझे, बल्कि उसकी एक कमज़ोरी समझे और उसे सपोर्ट करें, उसे इनकरेज करें और उसके साथ काइंड रहें, और उसमें उसके बहन भाई, फैमिली मेम्बर सारे कंट्रीब्यूट करें, और तो वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच कमल, आपने बड़ी डिटेल में हमें लर्निंग डिसऑर्डर्स के हवाले से गाइड किया, सारे स्टेप्स के ये है क्या, इसकी रीजंस क्या हैं, इसकी असेसमेंट कैसे हो, इसका इलाज या मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, कौन कौन लोग इसमें हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास कुछ कमेंट्स हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो हम ले लें उनको। जी 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 जी। जी। हमें एक तो अफशान ने आपको वेलकम किया है जी। थैंक यू। इसके बाद खुदीजा अब्बासी आपके बारे में कह रही हैं जी कि कंवल सलीम इज़ बेस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन लाहौर। नो डाउट जी, आपकी एक्नॉलेजमेंट है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला मज़ीद आपको कामयाब करे। अफशान का क्वेश्चन है जी, वो कहती हैं कि इट इज़ ऑब्जर्व्ड that parents and teachers think that a child is very bright and can take double promotion. Next year they again decide that child can take double promotion once again. After two double promotion, child lose interest in study. The same child who was so brilliant to take two double promotions, but then same child lose interest in study. Can you explain why it happened? तो उनका कहने का मकसद ये है कि एक बच्चा है जिसने, पेरेंट ने सोचा कि वो बहुत ब्राइट है, शार्प है, वो अपनी क्लास से ज़्यादा जानता है, उसे प्रमोट कर दिया अगली क्लास में, और फिर अगले साल देखा कि वो उस क्लास में भी बड़ा अच्छे तरीके से जा रहा है, तो उसमें मज़ीद एक साल आगे ले गए, और फिर सडनली वही बच्चा जो अपनी क्लास से भी ज़्यादा ज़हीन था, बेहतर था, ऑल ऑफ सडन नोटिस किया जाता है कि वो तो उसका पढ़ाई में दिल ही नहीं लग रहा, सब कुछ छोड़ दिया उसने। तो इस हवाले से काइंडली ज़रा आप बताइएगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ की भी बहुत प्रैक्टिस होती है। अब ऑल्दो ये एसिड बहुत ज़्यादा लर्निंग डिसऑर्डर से रिलेटेड तो नहीं है, मगर उसमें डेफिनेटली ऐसे होता है कि बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, आप प्रमोट करते हैं, नेक्स्ट ईयर भी प्रमोट कर दिया, मगर जैसे है ना, हम लोग का मुसलमान होने के नाते हम लोगों का इस चीज़ पर यकीन है, या अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाएं, हर चीज़ का एक वक्त है। अगर अल्लाह ताला ने ह्यूमन ब्रेन बनाया है तो वो अपने टाइम से डेवलप करेगा, ठीक है। अब जिस बच्चे को आपने प्रमोट कर दिया, लेट्स से ग्रेड 1 का स्टूडेंट है, आपने उसको ग्रेड 1 नहीं पढ़ाया और आपने उसको नेक्स्ट ईयर ग्रेड 2 में प्रमोट कर दिया है, सेकंड अगेन उसने अभी ग्रेड 2 शायद हाफ पढ़ा होगा, आप उसे फिर प्रमोट करके ग्रेड 3 पे ले जाते हैं। प्रॉब्लम क्या हुई वहाँ पर कि बच्चा, अगर मेंटली आप बात कर रहे हैं, बच्चा मेंटली अभी ग्रेड 3 के लिए रेडी नहीं है। स्कूलिंग में एक बहुत मेजर रीज़न आ जाता है, बहुत मेजर, अगर उसका हम देखें कि एलिमेंट है,
स्कूलिंग से बच्चे की सोशलाइजेशन बहुत इम्प्रूव होती है, बच्चे के फ्रेंड्स बनते हैं। एंड फ्रेंड्स हम हमेशा उन्हीं लोगों के साथ बनते हैं मोस्टली जिनके साथ हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल मैच करता है। अब जिस बच्चे को डबल प्रमोशन के साथ आप ग्रेड 3 से ग्रेड 4 में लेके जा रहे हैं, मेच्योरिटी वाइज तो अभी वो कहीं पीछे ही है ना, सोशलाइजेशन नहीं है, बच्चा उस तरह से इंजॉय नहीं कर रहा है स्टडीज को। एंड आपको इनिशियली लगा कि बच्चा कॉन्सेप्ट ग्रैस्प कर रहा है, बट वो एक ब्रेन का टाइम है ना, उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करने के लिए भी तो टाइम चाहिए। बहुत अच्छी बात है, उसने जल्दी पिक कर लिया है, उसने जल्दी ग्रैस्प कर लिया है, मगर प्रैक्टिस के लिए भी तो टाइम चाहिए। आपने उसको प्रैक्टिस का वो टाइम नहीं दिया और आप उसको जंप करवा कर नेक्स्ट ग्रेड में ले गए। फिर जब आपने जंप करवाई, उसने कितने ही सारे कॉन्सेप्ट मिस कर दिए जो मे बी ग्रेड 1 के थे और ग्रेड 2 की बेस बन रहे थे वो। अब आपने वो तो उसको नहीं सिखाए, अगेन प्रोमोट करके ग्रेड 3 के वो बेस वाले कॉन्सेप्ट्स आप कहीं पीछे छोड़ गए हैं, क्योंकि आपको लगा कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसको प्रमोट करते हैं। स्कूल ने भी प्रमोट कर दिया, तो वो बेस कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, वो बच्चा लर्न नहीं कर पाया। सोशलाइजेशन में बच्चा मेच्योरिटी लेवल के लिहाज से अपने पीयर्स के साथ बात नहीं कर पा रहा। 3-4 ग्रेड का बच्चा वो बातें कर रहा है जो उस एज के बच्चे करते हैं, ये वो बच्चा है जो उससे कहीं छोटा है। ये तो बिल्कुल वैसे है ना जैसे मैं किसी ऐसे इंसान से दोस्ती कर लूँ जो मेरे से उम्र में 4-5 साल बड़ा हो, मेरा और उनका मेंटल लेवल नहीं मिलता है, तो कितनी देर तक मैं उस कंपनी को एंजॉय कर सकूँगी। सोशलाइजेशन बच्चे की बहुत डिस्टर्ब होती है। एंड दूसरी बहुत मेजर रीज़न ये कि चूंकि पीछे के बेस कॉन्सेप्ट्स तो आप मिस कर गए हैं, वो तो आपने स्किप कर दिए हैं, तो वो बच्चा आगे जाकर ग्रेड 4 में ग्रेड 5 में कैसे परफॉर्म करेगा। अगर हम भी हमारी स्टडीज़ को देखें तो बहुत स्टार्ट में हम लोगों को स्किप काउंटिंग सिखाई जाती है, ऑब्जेक्ट काउंट करना सिखाया जाता है, उसके बाद एडिशन का कॉन्सेप्ट आता है, फिर डबल एडिशन का कॉन्सेप्ट आता है, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम की साइड पर जाते हैं। अब अगर आपने डबल एडिशन का कॉन्सेप्ट सिखाया ही नहीं बच्चे को, एज्यूमिंग कि वो खुद से सीख लेगा क्योंकि वो तो बहुत ब्राइट है, तो ये उसके साथ तो ज्यादती है। फिर इसीलिए वो बच्चा आगे जाके फिर पेरेंट्स को इंटेलिजेंट नहीं लगता या स्कूल को इंटेलिजेंट नहीं लगता। कहीं ना कहीं ज्यादती करने वाले हम हैं, क्योंकि हमने मे बी उसकी एबिलिटीज को थोड़ा क्या कहना चाहिए कि थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर लिया था। एंड जिस प्रैक्टिस की ज़रूरत थी हम वो प्रैक्टिस नहीं दे पाए, इसीलिए नेचुरली जो चीज़ जैसे फ्लो में जा रही है बहुत बेहतर है, उसको वैसे ही जाने दें। ठीक है, तो आपने बड़ा डिटेल आंसर किया। हमारे पास नेक्स्ट एक और हैं, रहीम मंसूर साहब पूछ रहे हैं कि प्लीज़ अ ब्रीफ टॉक अबाउट स्टैमरिंग। स्टैमरिंग के हवाले से काइंडली थोड़ा सा अगर आप गाइड कर दें। अच्छा, स्टैमरिंग वैसे तो प्योर स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का एरिया आ जाता है। स्टैमरिंग बेसिकली है क्या, जिसमें अटक अटक के बोलते हैं, वो मोस्टली अगर उर्दू में बात करूँ तो हकलाते हैं जो लोग, उनको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम होता है। अब स्टैमरिंग डायरेक्टली लर्निंग डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसऑर्डर से रिलेटेड नहीं है, बट येस मैंने 1 से 2 केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें लर्निंग डिसऑर्डर भी है बच्चे को और साथ साथ उसका स्टैमरिंग का इशू भी है, मगर उसकी स्टैमरिंग की मैनेजमेंट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का काम है, वो करती हैं, और जो उसके एकेडमिक का पार्ट है वो हम लोगों ने डील किया था। तो स्टैमरिंग बहुत प्योर स्पीच लैंग्वेज का एरिया आ जाता है। जहाँ तक अगर थोड़ी सी मैं उसके ऊपर ब्रीफिंग दे दूँ तो स्टैमरिंग एक ऐसा लैंग्वेज या स्पीच डिसऑर्डर है जिसकी अगर प्रॉपरली थेरेपी ली जाए तो इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। प्रॉपर थेरेपी के साथ, प्रैक्टिस के साथ इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। तो अगर स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, आप ज़रूर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, वो आपको हेल्प करेंगी और आपको बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी बच्चे में। और वो बहुत एविडेंट, बहुत क्लियर होती है एंड बड़ी जल्दी इम्प्रूव कर जाता है वो इंसान, चाहे वो एडल्ट है चाहे वो बच्चा है जिसको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम होता है। जी, खदीजा कमेंट कर रही हैं, इफ़ इट इज़ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर देन वी डोंट प्रोवाइड देम मेडिसिन्स। अच्छा,
अच्छा, अगर तो ये खदीजा का क्वेश्चन है कि अगर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है तो फिर हम ऐसी कोई मेडिसिन क्यों नहीं देते जो उनके न्यूरो डेवलपमेंटल के पार्ट को डील कर लें। उसकी एग्जांपल इस तरह से है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अब बच्चे का ब्रेन एक तरह से बन गया है, उसकी वायरिंग जैसे होनी थी वो हो गई है। कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होगी जो उसकी वायरिंग को वहां से हटा के तो सही जगह पर रखते हैं। कितनी मुश्किल डिफिकल्ट, मतलब वो वायरिंग तो शायद हम अभी तक भी प्रॉपरली समझ नहीं पाए हैं कि कौन सा न्यूरॉन्स का जो एक पूरा सिस्टम चलता है, कौन कहाँ से निकल के कहाँ पर जाता है, वो अभी भी एक इंसान के बस की बात तो नहीं है। तो ये तो फिर शायद वो वाला हिसाब हो जाएगा कि आप पूरा उसका ब्रेन खोल के कोई सर्जरी इस टाइप की कर दें कि हर चीज़ वापस अपनी जगह पे फिक्स कर दें, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। सो ब्रेन की वायरिंग डिफरेंट तरीके से हो गई है, इसीलिए उनको लर्निंग के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत है। मेडिसिन हेल्प नहीं करेगी, मेडिसिन हेल्प इसलिए नहीं करती क्योंकि वो इस वायरिंग को तो हटा नहीं सकती, और वायरिंग चूंकि हो गई है इसलिए उसको थेरेपी इज डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग उसको हेल्प कर देगा, बट मेडिसिन उसको हेल्प नहीं करेगी। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा डिटेल में गाइड किया। अच्छा कवल, आप ने काफ़ी में डिटेल में क्वेश्चन आंसर भी किए, कुछ कमेंट्स पे भी आपने किया, तो अब हम कंक्लूड करेंगे चूँकि आपका काफ़ी टाइम लिया और फिर आपके आगे 5 बजे अपनी एक अपॉइंटमेंट्स भी है। तो आप कोई टेक होम मैसेज देना चाहें, कोई बात, कोई मैसेज ओवरऑल लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए, कोई टेक होम मैसेज देना चाहें आज के सेशन के हवाले से? जी बिल्कुल। वो मैसेज देने से पहले मैं डेफिनेटली चाहूँगी, जो शायद मिसिंग रह गई इसमें एक चीज़ के एग्जैक्टली इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे पेरेंट असेस कर सकें कि बच्चे में ये प्रॉब्लम आ रहा है। मैं उन कुछ सिम्टम्स का जिक्र कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं कंक्लूड करती हूँ। बेसिकली बच्चों में जो प्रॉब्लम्स बहुत इनिशियल ईयर के एजेस में जो प्रॉब्लम आ जाते हैं वो ये हैं कि बच्चे को राइमिंग का वर्ड्स कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। जैसे राइमिंग बहुत इजी कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे बॉल, कॉल, मॉल, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, मगर शायद इन बच्चों को राइमिंग का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। फिर वो लेटर साउंड्स रिकग्नाइज नहीं कर पाते, लेटर्स को रिकग्नाइज नहीं कर पाते। कितने ही सारे केसेस में होता है कि रिवर्सल होता है, बच्चे बी को डी पढ़ते हैं, डी को बी पढ़ते हैं, पी को क्यू पढ़ते हैं, क्यू को पी पढ़ते हैं, डब्ल्यू और एम में बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ऐसे भी होता है जैसे वॉज लिखा था मगर बच्चे को 100 समझ में आया है, उसने 100 पढ़ लिया जिससे पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। स्पेलिंग्स की साइड पर आए तो एक ही वर्ड के स्पेलिंग एक ही पेज पर हर बार डिफरेंट होंगे। जैसे अगर एनिमल है तो उसके स्पेलिंग्स में लेटर्स आगे पीछे होंगे एक ही पेज पे। वर्ड उसने एनिमल ही लिखा है मगर कहीं पर उसके स्पेलिंग्स ANIMAL हैं, कहीं पर उसके स्पेलिंग AMINEL है। सो हर बार स्पेलिंग्स बच्चे के डिफरेंट हो रहे हैं। उसके अलावा मिरर इमेज में राइटिंग आ जाती है। बच्चा इस तरह से लिखता है कि अगर आप मिरर रख के देखें तो वो मिरर में आपको सीधा नजर आएगा, अदरवाइज बच्चे ने लिखा उल्टा है, एंड दैट्स एक्चुअली वेरी पेनफुल टू एक्सपीरियंस। ये मैंने कितने ही बच्चों का देखा है जो पूरा पूरा ऐसे मिरर इमेज में लिखते हैं, एंड ये बहुत ये इससे हमें थोड़ा समझ में आता है कि उनका ब्रेन काम किस तरह से कर रहा है। पूरा मिरर इमेज में लिखा होता है बच्चों ने। प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे को वर्ड रीड करने में। जैसे अगर सिंपल एक वर्ड है कैट, बच्चा कैट का वर्ड नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि वो उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा कि कैट का वर्ड क, ए, टू इन 3 साउंड से मिलकर बना हुआ है। बच्चा उस वर्ड को ब्रेक नहीं कर पा रहा, बच्चा मल्टी सिलेबल वर्ड नहीं बोल पा रहा। जैसे अगर काउ बॉय लिखा है तो वो काउ बोलने के बाद उससे अगला वर्ड बोला नहीं जा रहा। अब ऐसा नहीं है कि स्पीच में कोई प्रॉब्लम है या जबान में कोई प्रॉब्लम है, मगर उसका ब्रेन उसको आगे से प्रोसेस ही नहीं कर रहा कि पूरा वर्ड काउ बॉय लिखा हुआ है। मल्टी सिलेबिक वर्ड बोले नहीं जाते, पढ़े नहीं जाते, बच्चों को टेबल्स याद नहीं होते। पेरेंट्स बहुत कंप्लेन करते हैं कि अभी तो कल करवाया था तुम्हें 2 का टेबल, अब फिर से भूल गए हो। उसको टेबल्स याद नहीं रहते हैं, उसको काउंटिंग में प्रॉब्लम आती है। हर बार काउंट करने के लिए वो अपने फिंगर्स पे काउंट करेगा। हो सकता है ग्रेड 3-4 का बच्चा हो, अगर उसकी डिफिकल्टी इस एरिया में आ रही है तो। राइटिंग में प्रॉब्लम, जैसे मैंने स्पेलिंग्स का तो डिस्कस किया कि स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ऑल्दो बहुत प्रैक्टिस के बावजूद भी
बच्चे की स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत प्रोमिनेंट होती हैं उसकी राइटिंग में। फिर अगर रिटन एक्सप्रेशन में आ जाए तो बच्चे ने स्टोरी कहाँ से स्टार्ट की है, कहाँ पर एंड कर रहा है, कहीं पर कुछ सीक्वेंस नहीं बन पा रहा, वो ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहा, उसको पंक्चुएशंस की कुछ समझ में नहीं आ रही है। ऐसा भी होता है कि राइटिंग बहुत जम्बल्ड अप होती है, मतलब अगर उसने लिखना है दिस इज अ कैट, तो दिस और इसके दरमियान में स्पेस नहीं है, दोनों वर्ड्स एक साथ में लिखे हुए हैं। पूरे सेंटेंस में कहीं पर स्पेस नहीं है, विदाउट स्पेसिंग बच्चे ने पूरा सेंटेंस लिख दिया है, पढ़ने वाले को समझ में नहीं आ रहा कि ये इसने क्या लिखा हुआ है। जम्बल्ड अप राइटिंग होती है। इवन बच्चे कंप्लेन करते हैं कि वर्ड्स आर डांसिंग, वर्ड्स डांस कर रहे हैं, एंड एक्चुअल में वो यही एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि उनके सामने लिखी हुई टेक्स्ट अपनी जगह पर नहीं है, उनको वो डांस करती नज़र आ रही है, इसीलिए वो उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। सो ये कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं जिनको प्लीज़ जब आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो स्कूल टीचर हैं, ट्यूशन टीचर हैं, पेरेंट्स खुद से पढ़ा रहे हैं, अगर आपका बच्चा इस टाइप की कंप्लेंट्स कर रहा है या बहुत रेपिटेडली मिस्टेक्स कर रहा है, देन प्लीज़ अपने बच्चे को आप ज़रूर दिखाएं, उसको हेल्प की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करें। उसकी हेल्प आप सही डायरेक्शन में करेंगे तो आप अपने बच्चे को प्रॉपरली हेल्प कर सकते हैं एक यूज़फुल सोसाइटी का मेंबर बनने में। उसके लिए आप सोसाइटी का, क्योंकि अदरवाइज फिर बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है तो फिर तो वो अपने लिए हार्मफुल है, लोगों के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। सो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के बचपन में ही स्टार्ट हो जाती हैं। अगर बच्चे को एकेडमिक इश्यूज हैं, आप प्लीज़ बच्चे को हेल्प करें, डेफिनेटली बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है। थैंक यू सो मच। तो आपका टेक होम मैसेज भी था और आपने वो कॉमन सिम्टम्स जो ऑब्जर्व की जाती हैं, बच्चों के इश्यूज हैं, वो बड़ा डिटेल में आपने बता दिया कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनके लिखने में, बोलने में, समझने में, रीडिंग में। और मेरा ख्याल है कि वो आप जो आपने मूवी का जिक्र किया था वो बहुत ज़्यादा रिलेट करती है जो आप कह रही हैं, और उसकी बैकग्राउंड भी यही थी कि बच्चों के ये इश्यूज हैं, तो वो हमें रिकमेंड करनी चाहिए कि सारे पेरेंट्स को लाजमी मूवी देखनी चाहिए, तारे ज़मीन पे शायद, क्या नाम था जी उसका? जी 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 जी। जी। आपका एक सबाहत नौरीन शुक्रिया अदा कर रही हैं जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। एंड देन अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं हमारे साथ। ब्रीफ सेशन, नाइस सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, गुड वे टू सम अप द आंसर्स, थैंक्स टू डॉक्टर खावर एंड मिस कमल। थैंक यू सो मच अल्ताफ़ साहब, सबाहत, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच कमल सलीम, आपने बेटा हमें टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया, और हमें इतने इम्पॉर्टेंट मौजू पे, और ये वो मौजू है जिसका बेशुमार लोगों को प्रॉब्लम है लेकिन उनके पास कोई वे आउट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और आपने बड़े अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया। और हमारे पास टाइम की कमी है, हम इंशाल्लाह ताला ट्राई करेंगे कि दोबारा फिर कोई प्लान करें और आपके साथ स्पेसिफिक इन प्रॉब्लम्स को मज़ीद डिटेल में डिस्कस कर सकें ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन कमल, आपका अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह ताला हम सबको खुशियों को महसूस करने और उसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।